हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का चैप्टर, और इसमें हमने पढ़ लिया था अभी तक हमारे मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों को। तो हमने जाना कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य हमारे भारत संविधान में किस प्रकार दिए गए हैं, किस प्रकार इसका विवरण दिया गया है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसी चैप्टर का ये 7 पार्ट है जो आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें आज हम किस बात का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार हम पढ़ चुके हैं, और हम अब पढ़ेंगे राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत। क्या है हमारी आज की हेडिंग? राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हमारे स्टार्ट होते हैं अनुच्छेद 37 से। मतलब इस सिद्धांत में जो विवरण दिया गया है अनुच्छेद के अंतर्गत, ये 37 से स्टार्ट किया गया है अनुच्छेद। तो इसकी मुख्य हेडिंग क्या है, चलिए देख लेते हैं। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, है ना, इसकी हेडिंग ये है। इसके अंतर्गत किन शब्दों का प्रयोग किया गया है इसको हम समझते हैं। देखिए, इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। मतलब इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो भी अंतर्विष्ट मतलब जो बंधन है, जो भी न्याय है, वो किसी भी न्यायालय में परिवर्तित नहीं होंगे। किंतु फिर भी इनमें अधिकाकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है। मतलब फिर भी अगर परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अधिक कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है। फिर इसके बाद दूसरा अनुच्छेद क्या है बच्चों? अनुच्छेद 38 मतलब 38। इसमें इसकी हेडिंग क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब जो राज्य है वो लोक कल्याण की वृद्धि के लिए, मतलब उनके जीवन में वृद्धि के लिए या उनकी समाज में वृद्धि के लिए क्या बनाएगा? लोक कल्याण की सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें क्या है? पहला पॉइंट में इसमें है, या लिखना भूल गया। इसमें पहला पॉइंट है, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राज्य जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। तो इसमें क्या है, जो राज्य है जो लोक कल्याण के लिए वो क्या करेगा, क्या व्यवस्था करेगा? वो करेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा, जो उनके जीवन में सुधार लाएगा और नई स्थापना करेगा उनके जीवन की। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? राज्य विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। जैसे आप इस वर्ड को इस लाइन को पढ़ के समझ पा रहे होंगे कि जो राज्य है वो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले, राज्य के अंतर्गत जितने भी विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें रहने वाले जो लोग हैं, और जो उन लोगों का अलग अलग व्यवसाय है, उनके बीच जो भी सुविधाएं हैं, प्रतिष्ठा है और अवसरों की असमानता को वो समाप्त करने का प्रयास करेगा। मतलब सभी के लिए एक समान अवसर रखेगा और असमानता को समाप्त कर देगा। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 29 की हेडिंग क्या है?
राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, मतलब राज्य द्वारा क्या अनुसरणीय नीति तत्व है सभी समाज के लोगों के लिए। कार्य में है या का समझ लीजिए या ए बी करके समझ लीजिए, ये 1 2 3। तो काम है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। मतलब समाज जो राज्य है, राज्य के अंतर्गत जितने भी स्त्री और पुरुष है सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन, जो जीवन को जीने के जो भी साधन उपयोगी होते हैं उनके लिए उनको समान साधन समान प्राप्त करने का अधिकार होगा। जो भी साधन लगते हैं जीविका को जीवन में जीने के लिए, उन साधनों को उन सभी साधनों का समान अधिकार होगा। किसको स्त्री और पुरुष को, इसमें भेदभाव नहीं होगा। फिर खा में है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। मतलब समुदाय में जो भौतिक संसाधन है उनको इस तरह से उनका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बटा हो जो सामूहिक हित के लिए उत्तम हो और नुकसानदायक ना हो। फिर गांव में क्या है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के समान वेतन हो। मतलब स्त्री और पुरुषों, मतलब अगर किसी क्षेत्र में किसी पोस्ट कोई एक ही जगह पे कोई 2 पोस्ट हैं और उन 2 पोस्ट पे स्त्री और पुरुष एक मतलब पद पे है, तो उन दोनों पद की जो भी आय होगी उस आय में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होगा और उन दोनों पद के लिए दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। फिर घा है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा दी जाए। मतलब बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान किए जाए, मतलब अच्छी सुविधाएं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जाए और बालक और अल्पवयस्क व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक स्थिति से रक्षा की जाए। मतलब बालकों और अल्पवयस्क मतलब जो कम आय कमाते हैं या जो कम जाति के लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनका शोषण ना किया जाए और उनके नैतिक और आर्थिक स्थिति की रक्षा की जाए। अब बच्चों पढ़ेंगे अनुच्छेद 29 का मतलब इसी का ये का भाग है। इसकी हेडिंग क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायक। मतलब राज्य ने क्या घोषणा की कि सभी व्यक्ति को समान न्याय, मतलब किसी व्यक्ति से अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए उसकी बातों को सुना जाए और उसके प्रति न्याय की भावना रखी जाए। तो समान न्याय किया जाए, भेदभाव ना किया जाए और निःशुल्क विविध में की सहायता की जाए। किसके लिए, राज्य के नागरिकों के लिए सब चीजें निःशुल्क की जाए। फिर अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। इसमें क्या है, राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, है ना। राज्य जो है ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और क्या करेगा, और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वतंत्र शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के अवसर प्रदान करे। मतलब जो राज्य है वो ग्राम पंचायतों को कुछ ऐसी शक्ति प्रदान कर देगा
जो उस राज्य या उस ग्राम के जो पंचायत के लोग हैं वो कुछ अच्छा करे और उनके लिए कुछ अधिकार होंगे और इसके द्वारा वो क्या कर पाएंगे, अच्छे कार्य कर पाएंगे और ग्राम पंचायत ग्राम को सुधार पाएंगे। फिर इसके बाद अनुच्छेद 41 में क्या है, अनुच्छेद 41 में की क्या कुछ हेडिंग क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार। इसमें क्या जानेंगे हम, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी तथा अन्य अहम अभाव की दिशाओं में कुछ लोक सहायता पाने के अधिकारों को प्राप्त करने का प्रभावी उद्यम करेगा। मतलब राज्य जो है कुछ दशाओं में, कुछ स्थितियों मतलब काम पाने की और शिक्षा पाने की और लोक सहायता पाने की। लोक सहायता कुछ इनको मिलती है जो बुढ़ापे, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो गरीब नागरिक होते हैं, है ना, और जो बीमारी से ग्रसित होती है, जो बेकारी जो जिनके पास काम नहीं होते हैं, उनके लिए कुछ उद्यम रूल मतलब बनाएगा, उसके लिए सहायता करेगा। इसके बाद 42 अनुच्छेद 42 में क्या लिखा गया है, हेडिंग इसकी है, काम का न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रशस्तित सहायता का उपबंध। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उद्भव करेगा। इसके बाद बच्चों में पढ़ेंगे क्या, अनुच्छेद इसके बाद बच्चों हमारा 42वां 43 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है कि कर्मकारों के लिए निहित मजदूरी आदि, इसकी ये हेडिंग है। इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है, राज्य सभी कर्मकारों को काम निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा, प्रदान करने का या प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। गांवों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तित्व या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। कौन करेगा, राज्य जो है अपने राज्य के नागरिकों को मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश और क्या सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्रदान करेगा और गांव में क्या करेगा, कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करेगा। कौन, राज्य। फिर उसके बाद अनुच्छेद 43 काम में क्या लिखा है, उसकी हेडिंग है, उद्योग के प्रबंध में कर्मकारी का भाग लेना। इसके अंदर क्या है, राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, संस्थानों या अन्य रीति के कदम उठाएगा। राज्य है जो उद्योग के प्रति जो भी उपक्रम है, संस्थानों और अन्य रीति जो है उनके लिए कदम उठाएगा। फिर अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। मतलब राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी नागरिकों के लिए सिविल लगाएगा वो एक समान सिविल संहिता करने का प्रयास करेगा ताकि वो सभी के लिए एक समान रहे। इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 45 में क्या है हेडिंग, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों या बच्चों को प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल और उनकी शिक्षा का प्रावधान। तो क्या कहा है राज्य ने कि सभी बच्चों
बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था कराने के लिए प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। सभी बच्चों के लिए देखभाल और उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 6 वर्ष तक की आयु वह इस व्यवस्था को तब तक करेगा जब तक बच्चा 6 वर्ष की आयु तक नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसलिए दिया रखा है 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए। फिर अनुच्छेद 46 में क्या लिखा है? SC, ST और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिव्यक्ति। शिक्षा समझ में आता है आपको? दुर्बल मतलब बहुत ही दीन व्यक्ति जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, और अर्थ का मतलब धन संबंधी अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? राज्य को राज्य ने क्या कहा इसमें कि जो SC, ST का जो वर्ग है उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, और जो उनके शिक्षा संबंधी व्यवस्था करेगा, और क्या करेगा? अर्थ संबंधी हितों में अभिव्यक्ति करेगा। कौन करेगा? राज्य। जो धन की समस्या है उनके सामने, उसके लिए भी राज्य सरकार कुछ न कुछ करेगी और उनके हितों में कुछ न कुछ सहयोग करती रहेगी। फिर अनुच्छेद 47 में क्या लिखा है? पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इसमें क्या है? सरकार ने क्या कहा है? राज्य ने क्या कहा है? राज्य ने कहा है अपने लोगों के पोषण, आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए और लोक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, और राज्य इसके लिए दवाइयाँ, है ना, और जो भी उपयोगी सामान है उसको मुहैया कराएगा। कौन कराएगा? राज्य अपने नागरिकों के लिए पोषण की व्यवस्था करेगा, जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए प्रयास करेगा, और क्या है? लोक स्वास्थ्य में समाज का जो स्वास्थ्य है उसको सुधारने के लिए दवाइयाँ और अन्य आवश्यक वस्तुओं को मुहैया कराएगा। फिर अनुच्छेद 48 में क्या लिखा है? कृषि और पशुपालन का संगठन। इसमें क्या कहा राज्य ने? कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहन पशुओं को की नस्लों में परिरक्षण एवं सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिवेश करने के लिए कदम उठाएगा। क्या कहा राज्य ने? जो पशु हैं, जो जिनसे दूध प्राप्त होता है, और जो बछड़े हैं, और जो ऐसे जानवर जो क्या बोलते हैं वाहन के काम आते हैं, है ना, उनकी भी व्यवस्था करेगा, उनको भी सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 का में क्या लिखा है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। तो राज्य क्या करेगा? पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन के का अन्य का और वन के अंदर जो जीव पाए जाते हैं उनकी रक्षा करने का भी प्रयास करेगा। कौन? राज्य क्या करेगा? वन के अंतर्गत प्राप्त होने वाले जीवों की रक्षा करने का भी प्रयास करेगा। फिर अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। इसमें क्या कहा राज्य ने? संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक एवं या ऐतिहासिक अभिरुचि
वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की संरक्षण करने का राज्य बाधक नहीं है। मतलब जो राष्ट्रीय स्मारक है और स्थान और वस्तुओं के लिए राज्य बाधक नहीं है, वो उनके लिए भी कुछ ना कुछ सुधार करेगा। फिर इसके बाद अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथकीकरण। इसमें क्या कहा है राज्य ने, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, है ना। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने के लिए राज्य कुछ कदम उठाएगा। फिर अनुच्छेद 51 ही हमारा लास्ट अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत राजनीति के निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत है क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय स्थिति में काम करेगा। क्या काम करेगा, राज्य प्रयास करेगा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का। दूसरा क्या प्रयास करेगा, राज्य के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। और क्या प्रयास करेगा, राज्य अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देगा। कौन, राज्य देगा। तो ये बच्चों ये हमारे हो गए राजनीति के निदेशक सिद्धांत, जिनको हमने समझाया और इनको आप अच्छे से एक दो बार और पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में काम आए। और फिर इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, पार्ट 8 में, जो हमारा इस चैप्टर का शायद लास्ट पार्ट हो सकता है।